गॉसियन सरफेस के बारे में आगे जानते हैं कि गॉसियन सरफेस यूज कैसे करते हैं। अभी आपने क्या यूज कहां करते हैं पता है? ये सबको कहां करते हैं पता है? आवेश को घेरने के लिए ना, गॉसियन सरफेस जो आवेश को घेरने में मदद करे, चारों तरफ से बंद कर सके, वही है गॉसियन सरफेस, है कि नहीं है? आपने पता कि अगर पॉइंट चार्ज होगा तो गोलाकार होगा, है ना? अगर कोई लीनियर चार्ज होगा तो आप कैसा रखते हैं? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार रखते हैं, है कि नहीं? और अगर आपके पास कोई प्लेन चार्ज है ना, समतल में कोई आवेश है, तो आप इसके लिए सिलेंडर भी ले लेते हैं, क्यूबाइड, घन घन, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन ये गॉसियन सरफेस के बारे में खास बात ये जो जानना जरूरी है कि इसका यूज इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, एक होता है विविक्त आवेश, डिस्क्रीट चार्ज। कोई जानता है विविक्त आवेश के बारे में? विविक्त आवेश, डिस्क्रीट चार्ज के बारे में क्या जानते हैं? डिस्क्रीट का मतलब टुकड़ों में रखा गया अलग अलग चार्ज। जैसे डिस्क्रीट चार्ज का मतलब एक चार्ज यहां रखा हो, दूसरा यहां रखा हो, तीसरा यहां रखा हो, इसे बोलते हैं विविक्त आवेश, डिस्क्रीट चार्ज, अलग अलग। लेकिन एक और चार्ज होता है कॉन्टिन्यूअस, सतत आवेश, है कि नहीं है? सतत आवेश में क्या खास बात है? इसमें आपको बिना किसी स्पेस के क्या आवेश लगातार मिलता जाएगा, है ना? मान लो सब प्लस प्लस है तो सब प्लस प्लस लगातार, मतलब ऐसे ऐसे बिना रुके, विदाउट एनी गैप आपको लगातार चार्ज मिलता जाएगा। दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज। चार्ज विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी स्पेस, बिना किसी अंतराल के आवेश सतत आवेश होता है ना? जो लगातार और एक समान फैला रहे। पेंट करना क्या होता है? किसी चीज को पेंट कर देना, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस ही तो होता है। ऐसा थोड़ी आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के करते हो, है कि नहीं है? लेकिन अगर आप किसी चीज की छिड़काव करते हैं, बुआई वगैरह करते हैं, तो वो डिस्क्रीट ही होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम होता है। तो गॉसियन सरफेस की जो खास बात यह है कि वो डिस्क्रीट चार्ज से पास ना करे, विविक्त आवेश से ना गुजरे। पहली शर्त क्या याद करते हैं हम लोग? याद करते चलना बेटा कि नंबर एक क्या बात है कि विविक्त आवेश से, है ना, डिस्क्रीट चार्ज से, विविक्त आवेश से ना गुजरे। इट शुड नॉट पास फ्रॉम दिस। पहली शर्त क्या याद रखनी है आपको कि ये विविक्त आवेश से गुजरना नहीं चाहिए। फिलहाल गॉसियन सरफेस आता है केवल कंटीन्यूअस चार्ज के लिए बेटा, है ना? दूसरा, ये किसको घेरने के काम आएगा? सतत आवेश वाली वस्तुओं को घेरता है ना? सतत आवेश वाली आवेश से गुजर सकता है, गुजरता है। दो बातें, पहला कि विविक्त आवेश से नहीं गुजरेगा, गुजरेगा तो किससे गुजरेगा? सतत आवेश से, है ना? जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया था कि इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर कितनी है, तो आपने तुरंत बता दिया KQ/r², तुरंत आपने बता दिया। लेकिन मैंने कहा कि अगर इसके बजाय इस पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब क्या? टुकड़ा हुआ आवेश, टूटा हुआ, जिसे आप विविक्त आवेश कह सकते हैं, डिस्क्रीट चार्ज। लेकिन अगर इसके बजाय मैं कोई ऐसा ले आऊं, लीनियर चार्ज, रेखीय लाठी चार्ज जैसा, और इससे r दूरी पर मैं पूछ लूं, तो क्या सेम फार्मूला लगा पाओगे? फिर सेम फार्मूला नहीं लगा, क्योंकि ये तो आपका विविक्त आवेश है, डिस्क्रीट वाला, लेकिन क्या ये कंटीन्यूअस है? सतत वाला। तो इसका फार्मूला दोनों अलग अलग होता है। इसलिए आपको यह पढ़ना जरूरी पड़ा कि गॉस लॉ पढ़ना जरूरी पड़ा, है ना? इन केसेस में ये सतत आवेश वाले में कौन आपकी मदद करता है? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम मदद करता है? नहीं। कौन मदद करता है बेटा? गॉस का नियम मदद करता है। इसलिए आपको गॉस का नियम अच्छे से याद होना चाहिए। तो विविक्त आवेश से ना गुजरे, गुजर किससे सकता है? सतत आवेश। हाँ, उसीलिए आया भी है, उसीलिए आया है। तीसरा ध्यान से देखना, गॉसियन पृष्ठ वहीं से गुजरे, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, वहीं से गुजरना चाहिए। इट मस्ट बी पास फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझो ध्यान से, ये पृष्ठ कहां से गुजरना चाहिए? वहां से गुजरना चाहिए, वहां से गुजरता है या गुजरना चाहिए, गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करना होता है ना? दिस सरफेस मस्ट पास फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इधर देखो, इसका मतलब समझो, ये तीसरे लाइन की तीसरे बात का मतलब समझो। अगर मान लो मैंने ये कोई बिंदु आवेश लिया, बताओ इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होने वाला है? पॉइंट चार्ज है बेटा,
ये तुम्हारे सामने बना है, देखना क्या है, सोचना क्या है, कैसा होना चाहिए। और मैंने कहा इसकी वजह से मुझे यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर इस पॉइंट पर मुझे P पर वैद्युत क्षेत्र पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या मेरा गॉसियन सरफेस सही है, गलत है? अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड, क्या तीसरे नियम के हिसाब से, तीसरा नियम ये कहता है कि ये वहीं से पास करे क्या जहां आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इसका मतलब ये गलत है, क्या ये वाला सही है? तो ये वाला सही है और ये वाला, ये हमेशा वहीं से पास करे जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है। ये बात समझ नहीं ना। और चौथी बात तो सबको बचपन से याद है, कैसा गॉसियन सरफेस लेना पसंद करेंगे, किसी भी शेप का या उसका जिसका एरिया निकालना आसान हो, जिसका एरिया निकालना सिमेट्रिकल हो, सममित हो, और जिसका एरिया आपको बचपन से ही पता है, 6th क्लास से 7th क्लास से पता होगा, है कि नहीं है। अगर मैं ये सिलेंडर ले लूं तो इसका ये वाला एरिया आपको पता है कितना होता है, ये क्या चीज है, सर्कल पाई आर स्क्वायर। मैं ये वाला शेप का लूंगा, है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है। ऐसा गॉसियन सरफेस, मैं अगर गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही लेता हूं तो ये वाला एरिया कितना है बेटा, ये वाला 2 पाई आर एच, ये कितना होता है 2 पाई आर एच। मैं ये वाला लेना ज्यादा पसंद करूंगा, या फिर ये वाला गॉसियन सरफेस। सर गॉसियन सरफेस मतलब जो चार्ज को घेरे, ये आपका चार्ज लीजिए, घेर तो ये भी दिया, इसका एरिया निकाल सकते हो आसानी से, फंस जाओगे ना। तो बचना है तो कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट कौन सा है जो आपको हमेशा याद रखना है, पॉइंट नंबर 3, जिससे डेरिवेशन होगा, बाकी ये सब कुछ बकवास है सब। पॉइंट नंबर 4 पता है ये सबको, वस्तु सममित हो, है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी सिमेट्रिकल सच दैट एरिया कैन बी इजिली डिराइव्ड, आसानी से एरिया बता सकें, कोई मतलब नहीं है। आइए हेडिंग डालिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हेडिंग डालिए, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और जो बातें बता दूंगा ना वो बातें नोट कर लेना और देखना सारे डेरिवेशन केवल उसी एक पॉइंट से ऐसे होते चले जाएंगे। केवल एक फार्मूला याद करना बस, कहो तो तीनों डेरिवेशन आज ही समझा दूं, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे बता तो दिया आपने, कूलॉम्स लॉ पता है, उसको कैसे यूज करते हैं सब पता है, बट गॉस लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे। गॉस लॉ सबको याद है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है कि नहीं है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। याद होना चाहिए, और याद होगा तो लिख भी पाओगे। और फ्लक्स लिखने का 2 फॉर्मेट है, पता है सबको। फ्लक्स लिखने का कितना फॉर्मेट है, बचपन वाला EDA cos थीटा, ये बहुत शुरू वाला, और यहां ए लिख देते हो। अच्छा, DA को DS लिख सकते हैं क्योंकि एरिया ही सरफेस है, चाहे पृष्ठ बोलो चाहे क्षेत्र बोलो, बात एक ही है। एक और दूसरा फार्मूला जो आपको याद होगा, अब गॉस ने बताया। गॉस ने क्या बताया, गॉस जी कहते हैं कि Q अपॉन कहां वाला, बाहर वाला अंदर वाला, केवल और केवल अंदर वाला आवेश, ये बात। तभी तो फ्लक्स बताओगे। एक बॉक्स है कि नहीं, उसमें कुछ कैंडल लगा दो, कुछ भी स्मोक लगा दो, तो स्मोक जो बाहर आएगा उसी से मतलब है कि अंदर कितना है, बाहर से थोड़ी मतलब है, बाहर से आने वाले को थोड़ी ध्यान दोगे। ये दोनों याद रहना जरूरी है और इन्हीं दोनों का यूज करते हैं हम लोग। और गॉस का नियम, अगर स्टैंडर्ड फार्मूला गॉस का लिखते हैं तो क्या लिखते हो आप लोग, सब लोग बताओ। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA cos थीटा लिखते हो, लेकिन आप यहां क्लोज क्यों लगाते हो, क्योंकि गॉस का नियम किसके लिए सही है, केवल क्लोज सरफेस बंद पृष्ठों के लिए। अरे गॉस का नियम, एक के बात याद रखना, गॉस मतलब घेरने वाला, बंद रखे, बात समझ नहीं है। गॉस का मतलब क्या काम करने वाला, घेरने वाला, बंद करके रखने वाला, क्लोज करने वाला। तो देखो सर्कल बना दिया, यानी बंद समाकलन इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन ε0, लेकिन यहां सिग्मा लगा देते हो, टोटल चार्ज ध्यान देने लगते हो आप। अरे भाई ये भी तो टोटल होता है, सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों का मतलब क्या होता है, टोटल दोनों का। ये थोड़ा अलजेब्रिक होता है, ये थोड़ा फिर वेरिएबल वाला हो जाता है ना, तो छोड़ो। ये आपको यही है गॉस का नियम, असली फार्मूला। आप सुनना ध्यान से, इसके नियम का अनुप्रयोग कहां करते हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके बारे में अगर आप समझो तो किसके लिए करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से,
सतत आवेश, सुनना मैं लिखता हूं पॉइंट वाइज, आप लोग मत लिखिएगा फिलहाल। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? सतत आवेश वाली वस्तुओं के लिए, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाली, सतत आवेश वाली वस्तुओं के लिए, आवेशित वस्तुओं के लिए। जैसे जैसे कोई बताओ क्या क्या हो सकता है सतत आवेशित वस्तुओं वाले में? आपके पास सबसे पहला एक बहुत पतला सा तार ले लो, बहुत पतला सा तार, वहां से वहां तक बांध दो, या फिर यहां से ऐसे क्लैंप लगाओ और ऐसे सीधे बांधो, खूब बड़ा तार हो, और उस पर चार्ज बिछा दो, तो क्या एकदम सीधा तार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सतत आवेश में 1D वाला हो सकता है, हो सकता है। एक और हो सकता है, सतत आवेशित वस्तुओं में आपके पास 1D वाली वस्तु हो सकती है, 2D वाली हो सकती है, और 3D वाली हो सकती है, नहीं हो सकती है? अच्छा, अगर इस पूरे बोर्ड पर मैं चार्ज रख दूं तो आप किस में सिलेक्ट कर देंगे उसको, कौन से एरिया में चला जाएगा? अपने आप किस में चला जाएगा? अरे भाई, क्या इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही है? तो 2D में जाएगा। और अगर मैं किसी बक्से में आवेश बंद करके रख दूं तो अपने आप 3D में। भर के रखने का मतलब ही वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम होता है। सतत आवेशित वस्तुओं के लिए लगाएंगे केवल और केवल बस। तो 1D में आपके सामने हो सकता है कि कोई लीनियर चार्ज हो, 2D में हो सकता है आपके पास कोई प्लेन चार्ज हो बेटा, और 3D में हो सकता है आपके पास कोई गोला हो, और इस पूरे गोले में, है ना, ये 3D है, इसमें सब जगह चार्ज हो, ऐसा हो सकता है। 3 केस हो सकता है, कुछ भी। तो ये उसी में इस्तेमाल करा जाता है, समझे? केवल उसी के लिए करते हैं, और फार्मूला केवल एक है, यही दोनों। ये जो गॉस का नियम है, एप्लीकेशन करना है तो ये तो मैं लिखूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमें लिखना आना चाहिए वो ये होता है। अब देखते हैं कैसे टैकल करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला स्टेप 1, क्या किसी भी बंद प्रेस से गुजरने वाला फ्लक्स आपको पता है? किसी भी बंद डिब्बे से निकलने वाला फ्लक्स आपको पता है? Q/ε0। ये देखो वो लाइन, किसी भी बंद डिब्बे से, कोई डिब्बा अगर बंद है, कोई बॉक्स अगर बंद है, उससे निकलने वाला फ्लक्स, अज्यूम दैट वी आर चार्जेस, हम आवेश हैं, और पूरा कमरा बंद हो, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0 होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम से यही होगा। लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे तरीके से बताएं तो क्या वो ये फार्मूला होता है? बस यही सीखना है और कुछ नहीं है। यही दोनों अगर याद हो गया तो उसको करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से सीखिएगा। नंबर 1 जो अब स्टेप चलते हैं हम लोग, और इसमें किसके लिए करते ही हैं, और तो कोई काम ही नहीं है, बस इसी के लिए यूज होता है। करते क्या है हम लोग? इंटीग्रेशन EdA निकालते हैं, बस इतना काम। फ्लक्स का फार्मूला यही तो होता है बेटा, बताओ सब लोग, यही तो होता है। देखो, इंटीग्रेशन E.dA या फिर EdA cos थीटा, यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जब हम ये निकालते हैं तो उसमें कौन है जो किसका समाकलन किसका होता है? समाकलन किसका होता है? समाकलन इसमें किसका होगा, E का या DA का? क्या आप सबको पता है समाकलन उसी का होगा जिसका अवकलन हुआ होता है? डिफरेंशिएशन जिसका किए रहोगे ना, इंटीग्रेशन उसी का कर पाओगे। तो क्या E तो बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन? तो इंटीग्रेशन DA। तो अब के आगे के सवाल में केवल वन फार्मूला लगने वाला है। क्या लगने वाला, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन, सॉरी, E तो बाहर चला जाएगा, कौन फंसेगा अंदर? DA। इंटीग्रेशन, है ना, E इंटीग्रेशन DA। और अगर E और DA में अगर थीटा 0 होगा तब यही फार्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। अगर थीटा कितना डिग्री हो, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर थीटा 0 होगा ना तो सीधे ये फार्मूला लग जाएगा। और ज्यादातर केस में तुम्हारे पूरे फिजिक्स में जितने डेरिवेशन हैं उसमें थीटा 0 है। मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं, यानी कुछ एक्सेप्शन रटने की जरूरत नहीं है कि कुछ ना कुछ गलत होता होगा, नहीं, केवल यही होता है। E इंटीग्रेशन बराबर, क्या ये फ्लक्स है कि नहीं है? क्या ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्लोज लगा दो, क्योंकि गॉस का नियम क्लोज के लिए प्रूफ होता है। तो ये E क्लोज इंटीग्रल DA, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको टोटल DA चाहिए ही चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी टोटल फ्लक्स है क्योंकि समाकलन कर चुके हो। और क्या ये भी टोटल फ्लक्स है कि नहीं है? तो बस सीधे कर देना है Q/ε0, केवल एक फार्मूला और डेरिवेशन सारे खत्म हो जाएंगे। केवल एक फार्मूला याद करके चलना है। अपनी बुक में भी देखिएगा ये सब डेरिवेशन की कैसे बुक में दिए गए हैं और कैसे आपको बताए जाएंगे कल को फ्यूचर में जब आप पढ़ेंगे। और हम केवल एक फार्मूला बता रहे हैं, केवल ये याद करना है। अभी तीनों डेरिवेशन सेकंड्स में हो जाएंगे, 1 मिनट में अब हो जाएगा तीनों डेरिवेशन, समझे? 3 डेरिवेशन है, कोई एक आता है। क्या आता है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। गॉस का नियम लिखिए, प्रूफ, या फिर क्या आता है ये, स्टेट गॉस लॉ,
और उसकी मदद से, उसकी सहायता से, यानी एप्लीकेशन, एक सीधे तार के कारण उससे निकट किसी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एनी पॉइंट टू अ लीनियर चार्ज, ये या फिर इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से, ऐसा ही आएगा सवाल। तो आप कुछ नहीं करना है, केवल एक ये फार्मूला याद कर लीजिए, जो कि आई थिंक याद भी है, और सीधे उठा करके आप आंसर दे देंगे। शुरू करें, पहला एप्लीकेशन किया जाए, नंबर 1 करा जाए। नंबर 1 कौन सा करना पसंद करेंगे, 1D 2D 3D? सर स्टेप से चला जाए, पहले 1D ले चलिए, फिर 2D, फिर 3D। तो लेट्स स्टार्ट विद द 1D। कैसा चार्ज है, लाठी चार्ज, लीनियर, रेखीय आवेश। कोई पतला सा तार ले लीजिए, उस तार पे क्या रख दीजिए, सारे चार्ज रख दीजिए। अब आपको एक चीज पता होगा कि 1D के लिए कुछ डेंसिटीज पढ़ी थी आप लोगों ने, घनत्व, हाँ याद है किसी को? क्या घनत्व पढ़े थे, कितने? 3 डेंसिटी पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और कौन सा, आयतन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किस लेटर से लिखा जाता है, रेखीय वाले को लैम्डा, इसको सिग्मा, और इसको रो से, है कि नहीं है? याद कर लेना। 1D वाले को लैम्डा से, 1 इसमें भी 1 थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं है? 2D जैसा कुछ सिग्मा जैसा दिख रहा है, और 3D रो जैसा कुछ दिख रहा है, याद कर लीजिएगा। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्या, एक सेकंड, ये किसका घनत्व है, किसकी डेंसिटीज है, आवेश की, अरे चार्ज की तो डेंसिटी है। तो सब में क्या लगा दे बेटा, Q Q Q, सबके फार्मूले में आप क्या कर दोगे, यानी लैम्डा बराबर कोई पूछे, सिग्मा बराबर कोई पूछे, रो बराबर कोई पूछे, तो सब में आप क्या चीज लगा दीजिए, Q Q Q, सब में लगा दे, तीनों में लगता चला जाए, और सबको भाग दे दो। क्या ये रेखीय है? रेखीय है तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगी या केवल लंबाई? क्या केवल लेंथ? तो लेंथ से भाग दे दे। क्या ये समतल है, प्लेन है, सरफेस है, तो इसमें क्या दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, लेंथ ब्रेथ दोनों होगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या एरिया कहते हैं, तो इसको एरिया से भाग दे दो। और क्या इसमें तीनों होगा, वॉल्यूम है, तो इसको V से भाग दे दो। कितना आसान है सारे फार्मूले, करना कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, आराम से लग जाएगा। मिटा दें, ये याद है, याद हो गया ये? अगर ये याद हो जाएगा तो तू डेरिवेशन ऐसे सेकंड्स भर में करेगा। और मैं कहता हूं पेन पेपर नहीं चलाने दूंगा, ऐसे जेब में हाथ डालोगे और डेरिवेशन ऐसे देखते ही बता दोगे हो गया। आगे के तीनों डेरिवेशन पेन नहीं चलाने दूंगा, ऐसे ही केवल ये याद करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं नहीं दिमाग में तुम्हारे भर पाऊंगा। ये गॉस लॉ, ये बचपन का लॉ। चलिए पहला कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, एक समान सीधी, है ना, अनंत लंबी, एक समान आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास सबसे पहले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होनी चाहिए। क्या आप अनंत लंबी तार बना सकते हैं? इट इज पॉसिबल, इनफाइनाइट लॉन्ग, और उसको सीधा भी करना है। दो काम, एक तो अनंत लंबी और दूसरा लिख तो रखा वही है, बोला भी है इन्होंने इनफाइनाइट लॉन्ग। मजाक हलवा है क्या? और कैसा रखना है उसको, सीधा भी, थोड़ी दूर तक तो सीधा रख सकते हैं। तो फिर ये क्या है, फिजिक्स में ये कैसे पढ़ा दिया जाता है? इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? गलत है बेटा, केमिस्ट्री नहीं है कि गलत कह सको, फिजिक्स है, इसमें कुछ भी गलत, फिजिक्स कभी गलत नहीं होती। आइए दिखाते हैं क्या है इनफाइनाइट। फिजिक्स की भाषा में इनफाइनाइट क्या होगा वो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई तार है, ये कोई, और कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है ना। मान ले इस तार की लेंथ है बेटा 5 मीटर, कितना मीटर, और तू इसको देख रहा है इस तार को 10 किलोमीटर दूरी से। क्या आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी या बहुत छोटी? इनफाइनाइट बोलोगे इसे? नहीं, ऐसे इनफाइनाइट बोलोगे कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है? नहीं। लेकिन सोचो अगर आप इस तार के इतना करीब आ जाएं, जैसे मैं इस बोर्ड के इतना करीब आ गया कि अब ऊपर भी देखने की कोशिश कर रहा हूं और नीचे भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे बोर्ड ही बोर्ड नजर आ रहा। क्या अगर आपकी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत कम हो, तो क्या ये आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, नहीं नजर आएगा? यही होता है फिजिक्स में इनफाइनाइट की डेफिनेशन। इफ द डिस्टेंस, एक चीज आपने पढ़ा था पॉइंट चार्ज बेटा, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, है कि नहीं है? मैंने इतना बड़ा चार्ज ले आया था, मैंने कहा था बेटा इसे पॉइंट चार्ज कब कहोगे? तो आपने कहा था सर जब बहुत दूर चले जाएंगे तो ये अपने आप मुझे इतना दिखाई देगा। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बिंदु आवेश। और अगर डिस्टेंस बहुत कम होगी तो ये जो आपने इतनी लंबी तार लाई है, यही इतनी लंबी तार क्या दिखाई देगी आपको? इनफाइनाइट लॉन्ग।
एक चींटी ले आओ, चींटी के सामने ऐसे बोर्ड के सामने चिपका दो, तो चींटी ऊपर नीचे देखेगी तो उसको पूरी ये कैसा दिखाई देगा, इनफाइनाइट लॉन्ग। वाकई में इनफाइनाइट लॉन्ग जैसा कुछ नहीं होता। समझ में आया ये चीज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब एक समान आवेशित, क्या सब तरफ आवेश एक जैसा बटा हो या कम ज्यादा एक जैसा हो। यानी सबसे पहले तो वो वायर आई जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए डॉट डॉट करके मैं ऐसे दिखा देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, इनफाइनाइट दिखाने का तरीका, डॉट डॉट करके जा रही है इनफाइनाइट तक, जब ढूंढो। दूसरा क्या बोला, एक समान आवेशित। तो एक समान आवेशित मतलब सबको मैंने क्या दे दिया, प्लस ही देता हूं, सबको पता है प्लस चार्ज अच्छा होता है कि नहीं। अच्छा ये लेमडा, इसमें लेमडा लगेगा, सिग्मा लगेगा, रो लगेगा। लेमडा इसलिए क्या, क्योंकि केवल इसमें लेंथ ही है, केवल इसमें लंबाई है, इसलिए मैंने यहां पर लगा दिया लेमडा। अब लेमडा का यूनिट कोई बताएगा? लेमडा का यूनिट, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल या क्यू अपान ए? क्यू अपान, क्यू का यूनिट कूलाम, कूलाम पर मीटर। तो ये सब याद होना चाहिए ना तुम लोगों को। ये सब मुझे बताना, मैं फार्मूला भी लिखूं, यूनिट भी मैं ही बताऊं, तब तो फिर हो गया। चलो, इसके निकट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास में, अब बताओ आर बहुत ज्यादा रखना चाहोगे, बहुत कम? बहुत कम। इसके पास में आपको ये आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या पता करना है? अरे क्या पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतने काम करने आना है। अब वो गॉस के नियम से ही पॉसिबल है। समझ आया ना? तो अब सबसे पहले आपको ये कैसे बताना है, तो इसको जितना भी गॉस के नियम का एप्लीकेशन है, गॉस का नियम क्या बताता है? फ्लक्स से तो बताता है ना। तो मैं जो भी इसका एप्लीकेशन ले रहा हूं, इसमें भी मैं हमेशा क्या बताने जाऊंगा? फ्लक्स। काम अपने आप हो जाएगा। हम भी इसमें क्या बताने चलेंगे? फ्लक्स बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे खुला रख सकते हो, इसको क्या घेरना पड़ेगा? इसके घेरने के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस लाओगे? क्या सिलेंडर लेकर आए? लेकिन आपने पॉइंट नंबर 3 क्या पढ़ा था, याद करिए। गॉसियन सरफेस में पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था, ये वहीं से पास होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। तो अगर मान लो मैं कोई सिलेंडर लेकर भी आऊं और उसको यहां से गुजार दूं, तो क्या सही होगा? क्या सिलेंडर वहां से गुजरे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है? इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है, तो आप अपना सिलेंडर इतना बड़ा बनाइए कि यहां से गुजरे और दोनों तरफ सिमेट्रिक दिखे। ऐसा नहीं कि आधा उधर खिसका दिया है, इधर छोटा छोटा हो गया, है ना। तो दोनों तरफ सिमेट्रिक दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, ये सिलेंडर बनाते हैं कुछ इस हिसाब से। देखो वहीं से पास किया, पास वहीं से किया कि नहीं किया? वहीं से पास किया, और इस हिसाब से अब ये, ठीक है, ये बन गया अपना ये कैसा सरफेस है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, है ना, जिसकी ये रेडियस आप चाहो तो मानना चाहो तो आर वगैरह मान लो, क्योंकि क्या जो आर डिस्टेंस है वही तो उसकी रेडियस होगी, जो डिस्टेंस है वही रेडियस मान लेना। बस सवाल लगेंगे, कौन सा समझ में आ गया? जो डिस्टेंस है उसी को क्या मान लीजिए? रेडियस। बस अब कुछ बचा नहीं रह गया, अब कुछ भी बचा नहीं रह गया, खत्म हो गया पूरा डेरिवेशन। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद करिए, एक ही फार्मूला बताया था, 3 में से कोई भी एक को डेरिवेशन करना होगा। तो शायद आपको याद होगा, सर ई कर दिया जाए बाहर और इंटीग्रेशन क्लोज डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन, ये फार्मूला याद था? पहले से, बहुत पहले से पढ़े थे। अब अगर मैं कहूं, अगर मैं तुमको डेरिवेशन समझाने क्या, ऐसे सेकंड्स भर में जेब में रखने वाला डेरिवेशन बताओ ना, तो देखो उसको। सब लोग पहले बताओ, फ्लक्स किससे बाहर आ रहा है? सरफेस 1 से, सरफेस 2 से, सरफेस 3 से। किस से बाहर आएगा? केवल किससे फ्लक्स बाहर आएगा? 1 से ना। 2 से क्यों बाहर नहीं आएगा? क्योंकि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और आपका जो आप एरिया छोटा सा काटेंगे या जो भी करिए, है ना, जो भी डीए लेंगे, क्या वो ऊपर होगा? तो ई और डीए में एंगल 90 है, यानी यहाँ से कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। और वैसे भी देखो फील्ड लाइन से टच करते हुए जा रही है ना, क्रॉस करते हुए नहीं जा रही है, तो फिर खत्म है, यहाँ पर कोई बात ही नहीं रह जाती। इसमें देखो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रही है, और डीए अंदर होगा कि बाहर होगा? यहाँ है डीए छोटा सा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने छोटे से टुकड़े में काटा है कि नहीं है? और अब बात आती है क्या यहाँ पर, ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे है और डीए क्या ऐसे ही होगा, बाहर ही है कि नहीं है? डीए ऐसे ही होगा, और ई और डीए में एंगल कितना है? ई और डीए में एंगल कितना है? देख के बताओ, तुरंत पता लग जाएगा। क्या मैंने पहले भी बताया था एक बात कि ई और डीए में एंगल 0 ही मिलेगा? आपके सिलेबस में 0 एंगल वाले ही सारे डेरिवेशन है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कुछ भी एक्सेप्शन रखने की जरूरत नहीं है। ई और डी में एंगल 0, तो उस फार्मूले को लगाओ। फ्लक्स केवल किससे निकल रहा है?
1 से 1 का एरिया पता है तुम लोगों को? कितना होता है? 2 पाई आर एच। यहां से यहां तक की लेंथ पता है? यहां से यहां तक की लेंथ पता है? वो तो हाइट ऑफ सिलेंडर है, लेंथ नहीं पता। तो हम अपनी तरफ से एल मान लेते हैं। अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। अब 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल। तभी तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल बताते हो। चल कर देख, देख उसी को देख। ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्यू पता है कि लेमडा पता है? क्यू या लेमडा? क्यू दिया है कहीं? इतने कूलाम का चार्ज, लेकिन एक चीज बताया है इन्होंने, क्या? लेमडा। तो क्यू नहीं पता तो लेमडा पता है। इंटीग्रेशन डी ए किससे फ्लक्स निकल रहा है? केवल एक से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू पता है तुम्हें? तो क्यू को हटाओ। क्यू नहीं पता ना, तो क्यू को हटाओ। और आप सबको पता है सर लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, पता है ना? तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल हो गया। तो जहां क्यू है वहीं रख लेमडा इंटू एल अपॉन एल से एल चला गया। आपके पास आया ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। डेरिवेशन सॉल्व हो गया। इतना छोटा डेरिवेशन। आप चाहो तो यहाँ 2 से गुणा करा लो, और यहाँ भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा ना। तो इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते थे? चाहो तो यही लिखो, या फिर आप लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। अब आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी के 2 के लेमडा अपॉन आर। कोई फार्मूला जो आपको याद करना हो याद कर लो, डेरिवेशन खत्म। ये लीजिए, पेश है आपके सामने सेकंड। अरे ए से बी होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, अनंत विस्तार की समतल आवेशित एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे बनाते? पहले तो वो डायग्राम बना ले। तो डायग्राम होता कैसे है? तो डायग्राम देख, अनंत विस्तार के बनाना है तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बनाते चलिए साथ में। ये बन गया। अब ये जो ऐसे ऐसे बनाया है ना, इसी का मतलब होता है ये इनफाइनाइट लॉन्ग जाएगी। और इस पे चार्ज कैसा है? चार्ज कैसा है? एक समान प्लस प्लस। बढ़िया है। ये लीजिए, चार्ज देना शुरू कर दिया मैंने, है ना? चार्ज लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो। तुरंत बताया करो, तुरंत मैं लिख दिया करो बेटा। प्लस ही लिया क्योंकि प्लस लेना अच्छी बात मानी जाती है। बाकी आप लोग तो माइनस ले सकते हो, क्योंकि अब मुझे पता है माइनस से लोगे भी। अरे बेटा मुझे पता है। ये देखो कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। इस प्लेट को मैं क्या रखूं? चालक, अचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर? क्यों कंडक्टर क्यों नहीं ले सकते? चालक भी तो ले सकते हैं। अगर ये कंडक्टिंग होगी, चालक होगी, तो क्या चार्ज कंडक्टर में चार्ज चल सकता है नहीं चल सकता है? चालक में आवेश चल नहीं, दौड़ता है। तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे फैन चल रहा है, पीछे एसी चल रही है। रिकॉर्डिंग वाले को क्या पता? तो ये सुविधाएं मिलनी चाहिए आप सबको, ठीक है? तो आगे देखते हैं। अगर ये इंसुलेटर ना होता तो क्या जैसे इंटेंसिटी बताने चलते, इन दोनों के सबके क्या इधर उधर भाग जाते, तो वहां आपको एग्जैक्ट इंटेंसिटी ना मिल पाती। इसलिए हमने जानबूझ के ये प्लेन शीट जो लिया है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, अचालक। इंसुलेटर जानते हो ना सब लोग? हाँ, वो क्लैंप वगैरह पर, खंभे वगैरह पे जो शॉक वाली है ना वायर दौड़ती है, उसमें व्हाइट कलर का लगाया जाता है ज्यादातर, तो वही है इंसुलेटर। ये अचालक है, याद रखिएगा। और कैसी है? अनंत लंबी, है ना? चार्ज भागे ना, इसीलिए अचालक लिया है मैंने। अब इसके निकट क्या बताना है? किसी पॉइंट पर, मान लो यहां पर बताना है क्या चीज आपको? ये प्लेन। अच्छा एक सेकंड, ये चादर है कैसे? जैसे बोर्ड है वैसे है? कोई बताए? जैसे बोर्ड है वैसे है? मैं अगर ये बनाऊं, देख, क्या ये चादर ऐसे है? सुनना ध्यान से। ये तिरछा बनाने का मतलब होता है ये चादर ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे है। ये समझ में आया? ये फिजिक्स में ऐसे बनाने का मतलब क्या होता है? ये बार जैसे तुम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाते हो, एक्सिस बनाते हो नहीं बताते हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जेड तो बाहर आती है, तीनों परपेंडिकुलर होती है, तो जेड बाहर आती है, तो जेड ऐसे बना पाओगे? ऐसे कहां बनाओगे? पेपर ही कहां है तुम्हारे पास? तो आप क्या जेड जानबूझ के ऐसे बनाते हो नहीं बनाते हो?
ये ऐसे बनाने का तरीका है कि जो चीजें बाहर आती हैं हम लोग उसको फिजिक्स में तिरछा दिखा देते हैं, समझ में आ जाता है। समझ में आया क्या चीज है? ये ऐसे रखिए। अब बताओ इसको कवर करने के लिए आप गॉसियन सरफेस बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्योंकि तभी तो लगेगा गॉस लॉ। अब इसको गॉसियन सरफेस बनाओगे तो कैसा लेना चाहेंगे आप? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बेलनाकार, गोलाकार? सिलेंड्रिकल। क्यूबॉइड भी तो ले सकते हो, आपकी मर्जी जैसा लेना चाहिए वो ले सकते हैं। अब हम बनाने चल रहे हैं एक बेलन सिलेंडर, लेकिन वो दोनों साइड बनाएंगे ताकि चादर से दोनों तरफ दूरियां बराबर बराबर हो, है ना। तो हम बनाने चल रहे हैं और बेलन बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे फिलहाल। ध्यान से देखिएगा, क्या मेरा गॉसियन सरफेस सही है या गलत है? सब लोग देख के बताएं। इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बतानी थी। सब लोग बताओ, क्या ये गॉसियन सरफेस सही है गलत है? कैसे गलत है, किस एंगल से? क्या तीसरा नियम हमने पढ़ा था गॉसियन सरफेस में कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ वहां से गुजरे जहां पर इंटेंसिटी, तो क्या दिक्कत है? ये लो बेटा, वहीं से तो गुजर रहा है। कहां से गलत है? जगह गलत, मैंने पॉइंट अलग लिया था। तो ये हो गया आपका इस चादर से इस ऐसे ना, यही तो है ना, यहां से r दूरी पर वो पॉइंट P मैंने लिया था, उससे बतानी है। अब ध्यान से देखो, इसका ये वाला जो एरिया, क्या अगर ये एरिया A है तो क्या देयर इज नो डाउट ये एरिया भी A ही होगा? रेडियस वगैरह R है, उससे लेना देना नहीं है, बट हमें समझना है ना। तुम्हारी कॉपी इसी काम आएगी। अब आप समझिए, है ना, ये कोई सीट है और इसको कवर करता हुआ एक सिलेंडर ऐसे लगाया गया है, ये ऐसे है कि नहीं है? तो इससे फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी या सामने लेफ्ट राइट जाएगी? क्योंकि चार्ज क्या ऐसे ऐसे है, तो लेफ्ट और राइट जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। तो किससे नहीं निकलेगा? ये 1, ये 2 और ये 3, किससे फ्लक्स नहीं निकलेगा? सोच के बताना। 3 से फ्लक्स निकलेगा नहीं निकलेगा? 3 से फ्लक्स निकलने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि सर सारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, और यहाँ पे सारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, और इसलिए 3 से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि नहीं है? इस वाले पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और क्या एरिया वेक्टर ऊपर है? तो DA अगर छोटा सा DA काटेगा भी तो DA ऊपर है, इसलिए कितना डिग्री है? तो क्या 3 वाले से 0 है? मत किससे निकलेगा? केवल 1 और 2 से। क्या जितना 2 से निकलेगा उतना ही 1 से निकलेगा? क्योंकि सिमेट्रिक है, सममित है कि नहीं है? एक साइड का निकाल लो, एक साइड का, और क्या 2 से गुणा कर दो, टोटल मिल जाएगा। तो लिख, फार्मूला सबको पता है क्या होता है? सुन ध्यान से, E देख अभी डेरिवेशन खत्म हो गया, लिखते ही खत्म। E इंटीग्रेशन dA इक्वल टू क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें Q पता है क्या? Q पता है? इसमें क्या पता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? तो Q बराबर सिग्मा A। ऐसा कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन dA, क्या केवल इस A एरिया से ही फ्लक्स बाहर आएगा? तो मैं लिखूंगा, अरे dA छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जोड़ना मतलब A ही तो होगा। इंटीग्रेशन dA कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम वो क्यों लिखें? यही लिखा रहने देना। पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसका एरिया क्या मान रखा है मैंने? A। तो इंटीग्रेशन dA की जगह पर क्या लिख दूं मैं? A इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या ये मेरा सही फ्लक्स है या गलत फ्लक्स है? सच बताओ, क्या टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है? क्या ये टोटल है या आधा है? अरे एक ही जगह से निकलने वाला है, जितना इधर से उधर निकल रहा है, कौन वाला फ्लक्स प्लस होगा, कौन वाला माइनस होगा? 1 वाला प्लस होगा या 2 वाला प्लस होगा? कौन वाला प्लस होगा, कौन वाला माइनस होगा? 2 वाला प्लस होगा। और सोच के बोलो सब लोग। मैं ऑप्शन दूं क्या? मैं ऑप्शन दूं क्या? सोच लो, कौन वाला प्लस होगा, कौन वाला प्लस होगा, कौन वाला माइनस होगा? विथ योर कॉमन सेंस यू कैन डिसाइड द नेचर ऑफ द फ्लक्स। क्या दोनों प्लस होगा? क्योंकि दोनों बाहर आ रहा है, यहां से ये भी बाहर आ रहा है और यहां से ये भी बाहर, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? क्या 2 टाइम्स इंटू EDA 2EA। Q बराबर क्या होता है? क्या A से A कट गया? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। पिछले वाले में नहीं लिखा था, लिख देना। तो कितना आसान डेरिवेशन। एक सेकंड, एक चीज समझने वाली बात, वो R बढ़ने के साथ बढ़ता था, घटता था? घटता था।
इसको आर से कोई, आपने आर दूरी पर जाके पॉइंट लिया, क्या डेरिवेशन में कहीं आर आया कि नहीं आया? देख लो ध्यान से, डेरिवेशन में कहीं आर, मतलब ये आर के बदलने पर नहीं बदलती, इसको आर से कोई लेना देना, नोट कर लेना, उतार।